नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि गुड्स और सर्विसेज, इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज क्या है। तो दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें ये गुड्स और सर्विसेज वर्ड बार बार आएंगे और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है? अभी स्कूल वाले आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि स्कूल वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको कोई गुड्स नहीं दे रहे हैं। क्या आप लोग फीस पे करते हो तो क्या हम आप लोगों को ढेर सारी बुक्स देते हैं? क्या हम आप लोगों को बेंचेस देते हैं? नहीं, हम आप लोगों को देते हैं एजुकेशन, हम आप लोगों को देते हैं नॉलेज, हम आपको देते हैं सर्विस। तो दोस्तों, ये पता कैसे चलेगा कि गुड्स क्या है और सर्विस क्या है? तो दोस्तों, बहुत ही आसान डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। जो बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं, जो मैंने अपने हिसाब से बनाया है आसानी से समझने के लिए। गुड्स का मतलब ये होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको हम फील कर सकते हैं। गुड्स आर दोज विच वी कैन टच, विच वी कैन सी एंड ऑल्सो वी कैन फील। जिसको हम देख सकते, कितना आसान है दोस्तों, टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं और हम उसको फील भी कर सकते हैं। उसको हम बोलेंगे चीज वस्तुएं, जिसको बोलेंगे हम गुड्स। तो दोस्तों, आप लोग ही सोचो, आपके घर पे जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, जैसे कि आपका फर्नीचर जो है वो आपको दिख रहा है, उसको आप टच कर सकते हो, उसमें आप बहुत सारी चीजें रख सकते हो, मतलब उसको फील भी कर सकते हो, तो वो गुड्स है। आपका फैन को क्या कर सकते हो? आप टच कर सकते हो, पर करना मत कोई चालू में। फैन जो है उसको आप टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो, और अगर चालू करोगे, गर्मी लग रही है, चालू करोगे तो फील भी कर सकते हो, ठंडी ठंडी हवा आएगी। एसी, ये भी गुड्स है। जितनी भी चीजें आपको व्यवहारिक जीवन में दिख रही है, जिसको आप स्पर्श कर सकते हो और जिसका आप अनुभव कर सकते हो, गुड्स आर दोज विच वी कैन सी, टच एंड फील, उसको हम बोलेंगे गुड्स, चीज वस्तुएं। और सर्विसेज ओनली वी कैन फील, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, ओनली वी कैन फील। देखो दोस्तों, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो एजुकेशन, ये सर्विस क्यों है? मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं टीचर हूं, मैं टीचिंग नहीं हूं, मैं एजुकेशन नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो है टीचिंग, वो है एजुकेशन। तो क्या आप एजुकेशन को देख पा रहे हो? नहीं, आप बुक को देख पा रहे हो, आप टीचर को देख पा रहे हो, लेकिन आप एजुकेशन को नहीं देख पा रहे हो। क्या आप एजुकेशन को टच कर रहे हो? नहीं, सिर्फ आप फील कर रहे हो कि सर, पहले हमें गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब नहीं पता था, अब हमें ये नॉलेज मिल गया कि गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंस है, इसलिए ये क्या है? सर्विस है। दोस्तों, सर्विस में ऐसा होता है जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, ओनली यू कैन फील। सिर्फ आप क्या कर सकते हो? आप फील कर सकते हो। जैसे कि हम लोग किसी थिएटर में गए मूवी देखने के लिए, तो हम लोग देखो मूवी देख तो सकते हैं, ठीक है, अब टच करना, ये देखो हम थिएटर को टच कर सकते हैं, ठीक है, पर जो एंटरटेनमेंट हमें मिला है, ठीक है, जो मनोरंजन हमें मिला है, उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो हम उसको टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं कि यार मूवी देखने के बाद अच्छा लग रहा है, एंटरटेन हो गए, उस मूवी की बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों को बताते हैं यार क्या मूवी है ऐसा, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट, ये एक सर्विस है। तो दोस्तों, गुड्स और सर्विसेज के बीच में, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने इसको आसान करने के लिए ऐसा बनाया है कि गुड्स आर दोज विच वी कैन सी, विच वी कैन टच एंड वी कैन फील, जिसको हम गुड्स बोलते हैं, एंड सर्विसेज आर दोज विच वी ओनली कैन फील, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिसको हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। यहाँ पर गुड्स के अलग अलग टाइप्स दिए हैं। कई बार सर्विसेज को गुड्स भी बोला जाता है, लेकिन कौन से गुड्स? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते, पर सही मायने में वो सर्विस है। तो दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब आप लोगों को, ये जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक में से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। गुड्स, कमोडिटीज विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड गुड्स, जिसका अस्तित्व होता है, ठीक है, जिसका फिजिकल, जिसको भौतिक रूप से हम लोग देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चीज वस्तुएं। इन इकोनॉमिक्स दे आर मीन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ
कंजम्पशन, देखो दोस्तों, गुड्स हो या सर्विसेज हो, गुड्स हम लोग इसलिए कंज्यूम करते, इसलिए उसको यूज़ करते गुड्स को, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। और सर्विसेज भी हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते, सर्विसेज भी हम लोग इसलिए यूज़ करते ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। आपकी ज़रूरत है पढ़ाई, इसलिए स्कूल में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये आपकी ज़रूरत है, इसलिए आप ये सर्विस ले रहे हो। तो दोस्तों, गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। सर्विसेज, commodities which are intangible or do not have physical existence are called services। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो दिखती नहीं है, उसको हम बोलते हैं सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स दे आर मीन टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारी जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक स्टडीज एक्टिविटीज पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में हम लोग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि जब हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा जब गुड्स बनाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा जब सर्विसेज देंगे लोगों को, तभी जाकर हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, तभी जाकर हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स में हमें इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन जीडीपी में उसको गिना जाता है। सर्विसेज दी जाती है, सर्विसेज दी जाती है। जैसे मान लो कि मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको पढ़ाई की, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितने भी टीचर से सब आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या मैं कभी ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने इकोनॉमिक्स का इतना प्रोडक्शन किया? नहीं। लेकिन हाँ, मैंने सर्विसेज देकर जितने भी पैसे मैं कमा रहा हूँ वो जीडीपी में काउंट होते हैं, वो एज अ इनकम, नेशनल इनकम, वो जीडीपी में काउंट होते हैं। क्योंकि एक तरीके से उसको प्रोडक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी की, मैंने आपको सर्विसेज दी और बदले में पैसे लिए, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए उसको एज अ प्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है, जीडीपी में कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, याद रखना दोस्तों। लेकिन इसके लिए प्रोडक्शन वर्ड इस्तेमाल करना ये सही नहीं है, हालांकि इसका इंक्लूड करते हैं हम लोग जीडीपी में इसको, पर सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, वो दी जाती है। द नेचर, आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। कभी भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, कभी भी नहीं बोल सकते। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं, कभी भी नहीं बोल सकता हूं मैं। हाँ, मेरे पास इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स का नॉलेज बांट रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, लेकिन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए जीडीपी में इसको कंसीडर किया जाएगा। और जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्शन में भी इसको कंसीडर किया जाएगा और हमारी नेशनल इनकम में भी इसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, याद रखना। द नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिफरेंट थ्रू बोथ आर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स। दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का जो स्वभाव है वो दोनों का अलग अलग है, पर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, और सर्विसेज का इंपॉर्टेंस बहुत ही बढ़ते जा रहा है। हमारे देश में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो 3 सेक्टर से आती है, और हमारे देश में जितने भी लोग काम करते हैं ना, वो भी इन तीनों सेक्टर में ही काम करते हैं। आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहला एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा है सर्विस सेक्टर। आज़ादी के वक्त से कोई भी देश अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो उसका एक साइन क्या होता है दोस्तों? कोई भी देश अगर डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है तो उस देश में नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता जाता है, लोग गांव से शहर में आने लगते हैं और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाता है। हमारे देश में भी यही हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो कम होता जा रहा है और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। उसमें भी खास करके सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ते जा रहा है, और उसका मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ दोस्तों। मुझे बताओ कि पहले के ज़माने में कितने लोग होटल रेस्टोरेंट में जाते थे, लेकिन आज कितने लोग जाते हैं? ये तो चलो ठीक है कि आज कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, सब लोग घर पे बंद है तो लोग नहीं जाते, पर आप देखना इससे पहले, ये जब कोरोना नहीं था उससे पहले जब आप लोग जाते थे संडे को तो कितने रेस्टोरेंट तो फुल होते थे, वेटिंग में नंबर आता था। और संडे के दिन तो अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाना हो तो कैसी हालत हो जाती थी, कितने सारे रेस्टोरेंट घूमने पड़ते थे, इतना वेटिंग होता था। तो कितने सारे लोग होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं। पहले लोग इतना मूवी देखने के लिए नहीं जाते थे, और आज बहुत सारे लोग बहुत सारी मूवी, जितनी भी मूवी होती है सब मूवी देखते हैं। बहुत सारे लोग महीने में 1-2 बार मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो सोचो दोस्तों, सर्विसेज का स्कोप कितना बढ़ गया है। पहले प्राइवेट स्कूल्स नहीं होते थे, आज प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है,
ठीक है, आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो ये सारी जो सर्विसेज है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, एक्सपांड कर रही है। जो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जा रही है। तो बहुत सारी सर्विसेज क्या हो रही है, जैसे जैसे हम लोग आज़ादी के बाद, जैसे जैसे कोई भी देश डेवलप होता है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, तो उस देश में सर्विसेज का स्कोप, और आज तो हमारे देश में ऐसा हो गया है कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा जो नेशनल इनकम है वो सर्विस सेक्टर से आती है दोस्तों। तो कितना इंपॉर्टेंट है सर्विस सेक्टर। लेकिन सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस समझने से पहले सर्विस है क्या वो समझना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग आज का टॉपिक समझ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, फूड इज अ गुड, खाना जो है ये गुड है, ये चीज वस्तु है। बट कुकिंग इज अ सर्विस, इसलिए होटल रेस्टोरेंट सर्विसेज में आते हैं। ये हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वहां पर जो एक्सपर्ट कुक होते हैं वो खाना बना के हमें अच्छा खाना देते हैं, मतलब वो खाना बनाकर हमें देते। तो कुकिंग इज अ सर्विस। तो फूड इज अ गुड बट कुकिंग इज अ सर्विस। यूनिट्स ऑफ गुड्स और स्टॉक ऑफ गुड्स कैन बी मेजर्ड कार्डिनली। हम जो भी गुड्स होते हैं ना, उसको हम संख्या में क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। हम उसको, ये संख्यावाचक है, हम उसको संख्या में बता सकते हैं कि भाई इतना सामान पड़ा है। बट सर्विसेज जनरली कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल, दैट इज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल टर्म्स। सर्विसेज को कभी हम आंकड़ों में नहीं गिन सकते। अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि ये ब्रजेश सर ने जो आपको पढ़ाया ये कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, अगर आपको इसको नंबर देने, आप किसी को बोल सकते हो ब्रजेश सर ने हमें 500 जितना पढ़ाया? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज है। सर्विसेज को ज्यादातर, सर्विसेज जो है ना वो क्वालिटेटिव होता है, मतलब उसकी क्वालिटी होती है। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये अच्छा है, या तो बोल सकते हो नहीं अच्छा है, नहीं मजा आया, लेकिन आप उसको नाप नहीं सकोगे। तो सर्विसेज जनरली कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल टर्म्स। गुड्स को नाप सकते हैं, देखो दोस्तों ये भी एक डिफरेंस है, गुड्स को नाप सकते हैं, सर्विसेज को नहीं नाप सकते। हाउएवर द टाइम स्पेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग अ सर्विस कैन बी मेजर्ड। हाँ, टाइम जो हमने स्पेंड किया सर्विसेज के पीछे वो आप नाप सकते हो कि भाई 1 घंटा हमने पढ़ाई की, 1 घंटा सर ने हमें पढ़ाया। द इम्पैक्ट ऑफ अ सर्विस इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज वस्तु, हमारे जीवन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए और उसके सेटिस्फैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सर्विसेज। जैसे आपको एजुकेशन के लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सर्विसेज लेनी पड़ेगी स्कूल और ट्यूशन्स की। फॉर एग्जाम्पल, द नीड फॉर नॉलेज एंड क्यूरियोसिटी इज सेटिस्फाइड बाय द सर्विस ऑफ एजुकेशन। आपको ज्ञान और कुछ जानने की उत्सुकता है तो आपको एजुकेशन की सर्विस क्या करनी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, आपको ये सर्विस लेनी पड़ेगी। However, the exact contribution of service of education in knowledge creation is abstract। मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है आपका नॉलेज बढ़ाने में, वो शायद हम लोग नंबर में नहीं नाप सकते। आप क्वालिटी बता सकते हो लेकिन उसको हम नंबर में नाप नहीं सकते हैं। However, a book is a good and it may be possible to tell about the amount of information obtained from the book। कोई बुक, मान लो कि आपके पास कोई बुक है तो वो गुड है क्योंकि उसको देख भी सकते हो आप, उसको टच भी कर सकते हो, उसको फील भी कर सकते हो, और बुक में आपने पढ़ाई की। उसके बाद मान लो कि बुक में से आपने सब कुछ पढ़ा तो उसमें से आप किसी को बोल सकते हो कि ये बुक में से मुझे इतनी जानकारी मिली, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन कोई भी सर्विस जो होती है ना, उसमें से आपको कितना मतलब आप उसको गिनकर नहीं बता सकते हो। आप क्वालिटी बता सकते हो कि इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ठीक ठीक लगा, या इतना अच्छा, पर आप एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं बता सकते हो। जबकि जब गुड्स जो होती है, जब गुड्स आप यूज करते हो तो वो आप बता सकते हो कि भाई उसको आप नंबर में नाप सकते हो। वैसे दोस्तों सेटिस्फैक्शन एक ऐसी चीज है कि जिसको हम कभी भी नाप नहीं सकते। सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर की बात है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब हम गुड्स को यूज करते हैं ना तो शायद हम उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में बोल पाते हैं कि भाई इतना हमें सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन सर्विसेज को यूज करने के बाद हमें ये पता नहीं चलता है, हम उसको नाप नहीं सकते उस सेटिस्फैक्शन को। यहाँ पर ये बताया गया है। वैसे सेटिस्फैक्शन ये अंदर की बात है, ये पता नहीं चल सकता है हमें कि कितना सेटिस्फैक्शन मिला, ये हमें अंदर ही पता होता है। फिर हम उसको बयां कर सकते हैं शब्दों में, वो आप संख्या में भी बोल सकते हो और क्वालिटेटिव भी बोल सकते हो। जैसे दोस्तों मान लो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको तो समझ में आ गया। मान लो कि एक डेयरी मिल्क ले रहे हैं हम लोग। अब मैं आपको ऐसा पूछता हूं, एक 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क आप लोगों ने ली और आप लोगों ने वो डेयरी मिल्क खाई। अब मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से कि ये डेयरी मिल्क आपने कितने रुपए की ली? तो अब क्या बोलोगे, सर 10 रुपए की ली।
अब जो मैंने सवाल पूछा ना उसका जवाब आप नंबर में दे सकते थे। तो ये जो जवाब था ना ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में था, उसको नाप सकते थे। जो मेरा पहला सवाल था वो क्या था, आपने डेयरी मिल्क कितने रुपए की ली, तो आपने मुझे क्या बोला, सर 10 रुपए की। तो आप नाप सकते हो कि नहीं नाप सकते हो, तो ये है क्वांटिटेटिव टर्म्स। अब मेरा दूसरा सवाल, मैंने आपको पूछा कि ये जो 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क है ये कितने ग्राम आई, तो आपने देखकर बताया सर 13.6 ग्राम। 13.6 ग्राम ही आती है, शायद ऑफर तो ज़्यादा आती है, मुझे नहीं पता है, लेकिन 13.6 ग्राम आपने मुझे बताया। अब मुझे बताओ आप नाप सकते हो कि नहीं नाप सकते हो, जो मैंने सवाल पूछा तो आप आंसर आपने नाप के बताया क्वांटिटेटिव टर्म्स, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स। और तीसरा सवाल, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको ऐसा पूछता हूँ, आपको डेयरी मिल्क कैसी लगी? अब आप मुझे नंबर में बता सकते हो कि सर 500 जैसी लगी, सर 1 लाख जैसी लगी? आप नहीं बता सकते हो। आप क्या बोलोगे, सर अच्छी लगी, सर ठीक ठीक लगी, नहीं सर अच्छी नहीं लगी। ये क्योंकि मैंने जो सवाल पूछा ना ये क्वालिटेटिव टर्म्स था, क्वालिटी पूछी है मैंने आपको, क्वांटिटी नहीं पूछी है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखना, सेटिस्फैक्शन जो होता है ना उसको हम कभी भी नाप नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि गुड्स का सेटिस्फैक्शन हम लोग शायद नाप के बता भी सकते हैं। सर्विसेज यूज़ करके उसका सेटिस्फैक्शन बताना और सर्विसेज से हमें कितना फ़ायदा हुआ ये बताना शायद ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या लिखा है यहाँ पर दोस्तों, टाइप्स ऑफ गुड्स। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएट यहाँ पर किया है कि भाई 5 तरह के गुड्स यहाँ पर बताए, डिफरेंशिएट अलग अलग। द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमिक्स कैन बी क्लैरिफाइड एज। अब देखो कौन से गुड्स बताए, यहाँ पर सर्विसेज भी आ गए। देखो फर्स्ट, फिजिकल टेंजिबल गुड्स एंड इनटेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स मतलब दोस्तों सर्विसेज, इंटेंजिबल गुड्स मतलब सर्विसेज, इसको हम देख नहीं सकते। देखो क्या लिखा है, some goods have physical existence like ball, bat, television, refrigerator, stove, mobile phone and so on। कुछ गुड्स ऐसे हैं जो भौतिक रूप से दृश्य है, मतलब जो हमें दिखते हैं, जैसे कि बॉल है, बैट है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, स्टोव है, स्टोव मतलब गैस जो है, ठीक है, फिर मोबाइल फोन है। ये सब कुछ ये सारे टेंजिबल है जिसको हम देख सकते हैं। अकाउंट में आपके टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स भी आती है, तो इसके ऊपर से भी आपको शायद आइडिया। टेंजिबल मतलब जो देख सकता है, जिसका एक अस्तित्व है, और इंटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते। दिस कैन बी मेजर्ड, इन सबको हम नाप सकते हैं। बॉल, बैट, रेफ्रिजरेशन, टेलीविजन कितने इंच का है, ठीक है, मोबाइल फोन, इन सबको नाप सकते हैं। Whereas some goods do not have physical existence, cannot be measured cardinally, and those are called services। कुछ चीज वस्तुएं, कुछ गुड्स ऐसे भी है जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं है, जिसको हम नाप नहीं सकते संख्या में, जिसको हम बोलते हैं सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, मेडिकल कंसल्टेंसी, रेंडिशन ऑफ म्यूजिक, कुकिंग एंड सो ऑन। जैसे कि एजुकेशन है, जैसे कि मेडिकल कंसल्टेंसी, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी हमें सर्विस देते हैं, फिर गाना सुनते, ये सारी सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज है, ये गुड्स नहीं है। इसको हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते। दोस्तों म्यूजिक आप देख नहीं सकते हो, म्यूजिक को आप फील कर सकते हो। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, तो सिर्फ फील कर सकते हैं कि पहले हमें पता ही नहीं था कि हमें क्या हुआ है, डॉक्टर के पास जाने के बाद हमें पता चला है क्या हुआ है, और उसके बाद वो जो दवाई देते हैं फील करते हैं कि हाँ अब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी सर्विसेज है जिसको हम इंटेंजिबल गुड्स भी बोलते हैं। 5 टाइप्स है, मैं 3 टाइप आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, बाकी के 2 टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। सेकंड है नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। दोस्तों नॉन इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स नाम से ही पता चल जाना चाहिए, ऐसे गुड्स जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, मतलब जो हमें ऐसे ही मिल जाते हैं फ्री में, जिसकी सप्लाई बहुत सारी है, ठीक है, जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जिसकी सप्लाई के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, और जो गुड्स लेने के लिए हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता है बदले में, उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक गुड्स। जैसे कि सनलाइट है, एयर है, ये सब कुछ क्या है, नॉन इकोनॉमिक गुड्स। इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, हमें बदले में कुछ भी नहीं देना पड़ता है। क्या बिल आता है? क्या सूर्य देवता बिल भेजते हैं हमें? क्या आपका इतना हुआ है, आपके घर पे इतनी हमने रेज भेजी है, इतनी किरणें आपके घर पे आई है? कभी भी नहीं आता है दोस्तों। तो ये जो है सनलाइट और एयर, ये नॉन इकोनॉमिक गुड्स है। और इकोनॉमिक गुड्स अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों, जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, जिसको परचेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ता है, आज के जमाने में पैसे देना पड़ता है, तो जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। तो दोस्तों नॉन इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स,
Goods which do not command exchange value are called non-economic goods. They are abundant in supply. क्यों exchange value नहीं है, क्यों कुछ भी नहीं देना है? क्योंकि supply उनकी बहुत unlimited है and do not go through the economic process of production and distribution. कोई इकोनॉमिक प्रोसेस नहीं होता है यहाँ पर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कुदरती ही हमें मिलते हैं. तो दे आर कंज्यूम्ड बाय पीपल. भले हम लोग इसको कंज्यूम करते हैं लेकिन कोई प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर एंड सो ऑन, जैसे कि सूर्य प्रकाश है, हवा है, ये सारे नॉन इकोनॉमिक गुड्स है. और अब गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स विच कमांड एंड एक्सचेंज वैल्यू इन द मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक गुड्स. जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स. They command an exchange value as they are scarce in supply in relation to their demand and their supply can be held under control. इसकी जो डिमांड के सामने सप्लाई है वो लिमिटेड है और सप्लाई कंट्रोल में है, कुछ ही लोगों के कंट्रोल में है और सप्लाई कम है डिमांड के सामने, इसलिए ये इकोनॉमिक गुड्स है. तो दोस्तों नॉन इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स एकदम सिंपल है. नॉन इकोनॉमिक गुड्स जिसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, हमें ऐसा ही मिल जाता है फ्री में क्योंकि सप्लाई अनलिमिटेड है, सप्लाई के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है. और इकोनॉमिक गुड्स का मतलब ये होता है कि जिसकी एक्सचेंज वैल्यू होती है, डिमांड के सामने सप्लाई लिमिटेड है और सप्लाई अंडर कंट्रोल में है बहुत सारे लोगों के. जैसे कि मैं आपको बोलूं गोल्ड है, जैसे कि सिल्वर है, कोई भी चीज आप उठा कर ले लो. आपके घर पे जो आप फर्नीचर लेके आए हो तो बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ा है. हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो कपड़े लेकर आए मार्केट में, ये भी इकोनॉमिक गुड्स. इन शॉर्ट जितनी भी चीजों के लिए आज के समय में आपको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक गुड्स. क्योंकि डिमांड के सामने जो उसकी सप्लाई है वो कैसी है, लिमिटेड है. और अब तीसरा, ड्यूरेबल गुड्स एंड पेरिसेबल गुड्स. दोस्तों पेरिसेबल गुड्स को एफएमसीजी गुड्स भी बोलते हैं, आप नोट कर लेना इसको. एफएमसीजी गुड्स का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. एफएमसीजी गुड्स का मतलब ये होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. अब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब फास्ट मूविंग नाम से ही पता चल जाता है. देखो दोस्तों पेरिसेबल गुड्स मतलब और फास्ट मूविंग का मतलब दोनों सेम ही है. उसका मतलब क्या होता है, जो चीज वस्तुएं लंबे समय तक नहीं टिक सकती है, जो शॉर्ट टर्म में एक ही बार उसका इस्तेमाल करेंगे और उसका अंत हो जाएगा, अगर हमें दूसरी बार उसका कंजम्पशन करना है तो फिर से हमें वही चीज लानी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं हम पेरिसेबल गुड्स या तो एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. जैसे कि मान लो मिल्क है, दही है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑयल है, शैम्पू है, सोप है, ये सारी चीजें ऐसी है एक बार इसका इस्तेमाल करने से ये खत्म हो जाएगा और दूसरी बार हमें वो लाना ही पड़ेगा. और फास्ट मूविंग, हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हर रोज दूध लाते हैं. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पेरिसेबल गुड्स जो लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं उसको पेरिसेबल गुड्स बोलते हैं. और जो लंबे समय तक टिक सकते हैं, जिसको बार बार एक बार इस्तेमाल करने से उसका अंत नहीं हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल, जिसको बोलते हैं टिकाऊ चीज वस्तु है. जैसे कि फ्रिज है, अब फ्रिज को क्या एक बार चालू किया तो क्या फिर दूसरी बार वो चालू नहीं होगा, फिर दूसरी बार वो चीजें ठंडी नहीं करेगा? नहीं, एक बार हमने लाया 5-10 साल तक, जितनी हमारी जिस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, उस तरीके से वो इतना साल वो चलेगा, 5 साल 10 साल हमारे यूज के ऊपर डिपेंड है. फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, ये सारी चीज़ें जो है, कार है, ये सारी चीज़ें ड्यूरेबल गुड्स है. ड्यूरेबल और पेरिसेबल गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? पेरिसेबल मतलब जो फास्ट मूविंग है, जो लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं. ड्यूरेबल मतलब जो टिकाऊ है, जो लंबे समय तक चलते हैं, उसको बोलते हैं हम ड्यूरेबल गुड्स. गुड्स विच कम टू द मार्केट कैन बी ड्यूरेबल और पेरिसेबल. मार्केट में जो भी आप चीज वस्तुएं देखते हो वो या तो पेरिसेबल हो सकती है या तो ड्यूरेबल हो सकती है. ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड रिपीटेडली. ड्यूरेबल गुड्स आप लंबे समय तक और बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल शूज है, क्लोथ्स है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारे ड्यूरेबल गुड्स है, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो. पेरिसेबल गुड्स कैन नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कंज्यूमेबल ओनली वंस. इसको लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्या कोई ऐसा इंसान होगा जो दूध लाकर 10-15 दिन तक उसको रख सकता है? क्या फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाकर 10-15 दिन तक हम उसको रख सकते हैं अच्छे से और बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं. सोप, शैम्पू, इन सब की एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट के बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते. तो ये सारी चीजें जो बार बार हमें चाहिए, रिपीटेडली चाहिए, और इसको एक ही चीज बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिपीटेडली इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, तो बार बार ये नई चीजें लानी पड़ेगी
होगी, जैसे कि मिल्क है, फ्रूट्स है एंड सो ऑन। और ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम बोलेंगे FMCG गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो दोस्तों आज मैंने जो आप लोगों को समझाया कि गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है और टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है, तो बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आशा रखता हूँ आपका नॉलेज थोड़ा सा बड़ा होगा। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। नेक्स्ट लेक्चर में और 2 गुड्स के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा और वो भी बहुत डिटेल में समझाऊंगा। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बारे में, प्रोड्यूसर्स गुड्स और कंज्यूमर्स गुड्स के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे। लेकिन इतना अच्छे से आप लोग क्या करना है इसको समझना, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय सिया राम।